एक बहुत छोटी सी लड़की थी, बहुत खूबसूरत। उसकी माँ नहीं थी, उसके सिर्फ पिता थे। वो एक बड़े आदमी के यहाँ पर काम करते थे और वो लड़की भी वहीं पल रही थी। साथ ही वहाँ के जो मुनीम थे, उनका लड़का भी वहीं था और साथ ही जो मालिक थे, उनका लड़का। तीनों साथ में मिलकर खूब खेला करते थे, खूब मस्ती करते थे, साथ में घूमते फिरते पढ़ाई करते, सब साथ में रहते थे। लड़की धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। वो थोड़ी ही बड़ी हुई कि उसके पिता को डर सताने लगा कि उनके बाद उनकी बेटी का क्या होगा, और इस डर ने शादी का रूप ले लिया। कम उम्र में ही उस लड़की की शादी कर दी गई और उसका पति, जो कि उसके पिता की उम्र का था, यानी उससे बहुत बड़ा था उम्र में, पर उसके बाद भी उसका पति का व्यवहार उसके दिल को छू गया और दोनों में प्यार हो गया। आगे चलकर उनका एक बेटा हुआ, पर यहाँ पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस बेटे का देहांत हो गया। उन्हें लगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। उस समय पर आईवीएफ सिस्टम भी नहीं था, तो उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया ताकि उन्हें उनका वारिस मिले, साथ ही उनके बुढ़ापे का कोई तो सहारा हो। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके पति का देहांत हो गया। उनकी पूरी संपत्ति को छीनने के लिए बहुत से लोग लगे हुए थे। अब उस लड़की को, जो अब बहुत बड़ी हो चुकी थी, अब हिम्मत करनी थी और अपनी तलवार उठानी थी। वो लड़की जिसने तलवार उठाई, उसकी तलवार की धार इतनी तेज़ थी कि वो आज भी लोगों के कानों में सुनाई देती है। और सदियों बाद भी जब भी कोई लड़की अपने आप को ज़्यादा ताकतवर महसूस कराने की कोशिश करती है, तो लोग उसका नाम उसके साथ जोड़ देते हैं। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके बारे में कुछ ठीक ही कहा है। हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक उत्तर तैयार नहीं करने वाले, आज हम एक व्यक्तित्व को समझेंगे। आज हम जानेंगे कि क्यों उस समय जब मुग़ल, मराठे, सिख, नवाब सभी कमज़ोर हो चुके थे, क्रांतिकारी जैसे ही अपना मुंह उठाते थे, कुचल दिए जाते थे। उस समय कैसे एक 22-23 साल की लड़की ने इतनी हिम्मत जुटाई कि वो एक सेना का नेतृत्व करने लगी और अंग्रेज़ों को कई बार हराया। हम बात करेंगे, आज हम हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता में उलझे नज़र आते हैं, पर हम ये देखेंगे कि कैसे क्रांति केवल सिर्फ एक संप्रदाय या एक समुदाय से नहीं होती। जब समाज का हर हिस्सा ऊपर उठने लगता है और क्रांति की मांग करने लगता है, तब बदलाव होते हैं। हम ये देखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के लिए अपना जीवन त्यागने में कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, और क्या वे हिंदू या मुसलमान थे या फिर सिर्फ क्रांतिकारी, ये भी हम आज के इस वीडियो में समझेंगे। इंट्रोडक्शन काफ़ी लंबा हो गया है, अगर आपको समस्या हुई हो तो माफ़ी चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और आपका स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, और इसमें सबसे बड़ा योगदान रानी लक्ष्मीबाई का रहा। साथ ही हम वुमेन इन इंडिया की प्लेलिस्ट यानी कि भारत में महिलाओं पर वीडियोस बना रहे हैं, जहां पर हम विभिन्न वीरांगनाओं पर वीडियो बना रहे हैं और महिलाओं के विकास पर भी हम इन वीडियोस में बात करते हैं। आप चाहें तो MA 3rd सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने यह सिद्ध किया कि क्रांति करने पर बड़े से बड़ा साम्राज्य भी दहल सकता है। इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने भारत का शासन कंपनी से छीनकर अपने हाथों में ले लिया। गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय का पद सृजित किया गया। इस प्रकार के परिवर्तन यह साबित करते हैं कि 1857 की क्रांति ने अपना प्रभाव छोड़ा था।
इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्हीं क्रांतिकारी वीरांगनाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई रही, जिनका विवरण निम्न प्रकार है। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि 1857 का विद्रोह केवल सैनिक विद्रोह था या फिर राजाओं की अलग अलग डिमांडों को लेकर हुआ विद्रोह था। जैसे आरोप लगाए जाते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई को केवल अपना राज्य चाहिए था, वहीं अवध के नवाब नाना साहेब को अपनी पेंशन चाहिए थी। कानपुर के जो थे पेशवा और जो अवध के नवाब थे, उनसे राज्य छीन लिया गया था। तो सभी की अपनी अपनी व्यक्तिगत डिमांड थी, ऐसा माना जाता है। लेकिन अगर केवल बात यहीं तक सीमित होती तो फिर 1857 की क्रांति के बाद 1858 का अधिनियम क्यों आता और फिर गवर्नर जनरल की जगह वायसराय पद क्यों नियुक्त किया जाता और क्यों लोगों से यह कहा जाता कि अब आपका शासन सीधे महारानी संभालेगी, कंपनी को हम समाप्त कर रहे हैं। कंपनी को समाप्त करने की वजह क्या थी? तो वजह यही थी कि ये क्रांति इतनी व्यापक थी कि अगर ब्रिटिश सरकार समय पर ध्यान नहीं देती तो हो सकता था कि 1947 के 100 साल पहले ही, कम से कम 70-80 साल पहले ही हमारा देश आज़ाद हो जाता। इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने परिवर्तन करना स्वाभाविक समझा, अन्यथा उन्हें समस्याएं हो सकती थी। अब हम रानी लक्ष्मीबाई के प्रारंभिक जीवन पर बात करते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी जिले के भदैनी नामक शहर में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। मनु के बचपन में ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता मराठा पेशवा बाजीराव की सेवा में थे। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, किंतु परिवार में प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में मनु के शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या का भी प्रशिक्षण लिया। 1842 में मनु का विवाह झांसी के मराठा राजा गंगाधर राव नेवलकर के साथ हुआ था। और इस बात का ध्यान भी रखिए कि मनु के साथ साथ जो बचपन के उनके साथी थे, उनमें तात्या टोपे और नाना साहेब भी शामिल थे। विवाह के बाद उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रखा गया, क्योंकि अक्सर कुछ क्षेत्रों में परंपराएं चलती है कि विवाह के बाद लड़की का नाम ससुराल में एक नया नाम दिया जाता है। जैसे हमारे जो फैमिली है वहाँ पर भी ये परंपरा चलती है कि जो मायके से जब लड़की आती है तो उसका ससुराल में दूसरा नाम रखा जाता है। तो ऐसे ही जो मणिकर्णिका थी, मनु थी, उनका ससुराल में नाम रखा गया लक्ष्मीबाई। 1851 में लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, किंतु 4 माह में ही उनका निधन हो गया। 1853 में गंगाधर राव का स्वास्थ्य गिरने लगा तो उनको दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। उन्होंने एक बालक को गोद लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने राजा गंगाधर राव के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और 13 मार्च 1854 को झांसी के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने का आदेश जारी कर दिया। उसने गंगाधर राव की संपत्ति को भी जब्त कर दिया और यह कहा कि दामोदर राव के बालिग होने पर यह धन उसे दिया जाएगा। डलहौजी ने स्पष्ट लिखा कि दत्तक पुत्र के बालिग होने पर पिता की इस निजी संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार हुआ, किंतु गद्दी का कभी नहीं। यानी दामोदर राव उनके पिता गंगाधर राव की संपत्ति तो ले सकते हैं, परंतु उनके राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में कभी कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा डलहौजी के द्वारा कहा गया। और डलहौजी अपनी विभिन्न प्रकार की नीतियों से राज्यों को हड़पने के लिए लगा हुआ था, चाहे वह युद्ध के जरिए हो या फिर पेंशन बंद करके हो या फिर कुशासन का आरोप लगा के हो या फिर दत्तक पुत्र का हो। 1848 में सतारा से शुरुआत होकर ये लगातार चल रहा था कि वो किसी न किसी राज्य को, जिनके पीछे किसी बड़े राजा का हाथ ना हो, उन्हें किसी न किसी प्रकार से हड़पने के प्रयास में था। रानी लक्ष्मीबाई को इस समस्त संपत्ति और राज्य के बदले में 5,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया गया, किंतु रानी लक्ष्मीबाई ने इसको अस्वीकार कर दिया। विधवा रानी के साथ इससे भी अधिक अन्याय किया गया। इसका वर्णन इतिहासकार सर जॉन ने इस प्रकार किया है। रानी पर दोषारोपण किए गए कि अंग्रेजों में
किए गए। अंग्रेजों में यह रिवाज है कि पहले किसी देशी नरेश का राज्य ले लेते हैं और फिर पदच्युत नरेश या उसके उत्तराधिकारी की झूठी बुराइयां करने लगते हैं। कहा गया कि रानी लक्ष्मीबाई केवल बच्ची है और दूसरे के प्रभाव में रहती है। यह भी कहा गया कि रानी नशे का व्यसन करती है। यह बात कि रानी केवल बच्ची नहीं है उसकी बातचीत से पूरी तरह साबित है। उसके नशे करने की बात बिल्कुल झूठी कल्पना मालूम होती है। इस तरह का विवरण सर जॉन हमें देते हैं। झांसी की क्रांति तथा स्वाधीनता। अब यहाँ पर से हम उन रानी लक्ष्मीबाई को देखेंगे जो न केवल एक पत्नी के रूप में बल्कि एक रानी के रूप में यहाँ पर से कार्य करना प्रारंभ करती हैं। पूर्व निश्चय के अनुसार 4 जून 1857 को झांसी की क्रांति प्रारंभ हुई। कंपनी की सेना 1854 की घोषणा के बाद झांसी पहुंच चुकी थी और कंपनी का राज स्थापित हो चुका था। 4 जून को सबसे पहले 12 नंबर देसी पलटन के हवलदार गुरुबख्श सिंह ने किले के मैगजीन और खजाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने महल से निकलकर शस्त्र धारण कर स्वयं क्रांतिकारी सेना का सेनापतित्व ग्रहण किया। उस समय लक्ष्मीबाई की आयु केवल 21 वर्ष थी, यानी कि जब ये अपनी क्रांति को अंजाम दे रही थी उस समय इनकी आयु केवल और केवल 21 वर्ष थी। और जब 1858 में ये शहीद हुई होंगी उस समय इनकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल की रही होगी। और आज 22 साल में अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी अभी 21 चल रही है। और किसी से ऊंची आवाज़ अगर कोई मेरे सामने ऊंची आवाज़ भी कर देना तो मतलब डर जाते हैं, डर लगने लगता है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक लड़की 21 साल की उम्र में लोगों को तलवार से काटने पर कैसे अपनी वीरता का परिचय देने पर तुली हुई थी। 7 जून को रिसालदार कालेखा और तहसीलदार मोहम्मद हुसैन ने रानी की ओर से किले पर हमला किया। किले के अंदर की सेना ने भी साथ दिया। कहा जाता है कि 8 जून को रिसालदार कालेखा की आज्ञा से किले के अंदर के 67 अंग्रेज, जिसमें पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सम्मिलित थे, सभी की हत्या कर दी गई। इतिहासकार सर जॉन का कहना है कि इस हत्याकांड से रानी का कोई संबंध नहीं था और ना उसका कोई आदमी मौके पर उपस्थित था और ना उसने इसकी आज्ञा दी थी। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं अक्सर अंग्रेज स्वयं खुद अंजाम देते रहे होंगे और ये उनके पास कारण बन जाता रहा होगा। जैसे कि हम कालकोठरी की घटना बात कर लें जो प्लासी के युद्ध से संबंधित है। अंग्रेज केवल एक कारण की तलाश में रहते थे कि वे किस प्रकार से आक्रमण करते और कई बार कारण वे खुद ही पैदा कर देते थे। इस प्रकार झांसी से कंपनी का राज समाप्त हुआ और लक्ष्मीबाई अपने पुत्र की संरक्षिका के तौर पर रानी बनी। अब यहाँ पर सर ह्यूरोज ने झांसी पर आक्रमण करने का पूरा प्लान बना लिया और सर ह्यूरोज का झांसी पर आक्रमण। जमुना से दक्षिण और विंध्याचल के उत्तर का समस्त प्रदेश 11 महीने तक क्रांतिकारियों के हाथों में रहा, जिसका मुख्य श्रेय महारानी लक्ष्मीबाई को है। अंग्रेजों ने सर ह्यूरोज के नेतृत्व में एक विशाल सेना झांसी पर आक्रमण करने के लिए भेजी, जिसमें हैदराबाद, भोपाल सहित और भी अनेक रियासतों की सेनाएं सम्मिलित थी। 20 मार्च 1858 को अंग्रेजी सेना ने झांसी के निकट पड़ाव डाल दिया। झांसी उस समय क्रांतिकारियों का मुख्य केंद्र था। उस समय बानापुर के राजा मर्दान सिंह और अनेक राजा और सरदार रानी की सहायता के लिए मौजूद थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के आसपास के क्षेत्र को उजाड़ लिया था, जिससे शत्रु की सेना को कोई रसद न मिल सके। किंतु महाराजा सिंधिया तथा टहरी टीकमगढ़ के राजा ने कंपनी की सेना के लिए रसद का प्रबंध किया। यानी महाराजा सिंधिया जो ग्वालियर के हैं और टीकमगढ़ के टहरी के राजा अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। अंग्रेजी सेना को बढ़ते देख रानी लक्ष्मीबाई ने क्रांतिकारियों की सेना का नेतृत्व ग्रहण करके मोर्चा संभाल लिया। उसने हर दिशा में तोपें लगवा दी। रानी की सहयोगी स्त्रियों ने मोर्चे में सक्रियता दिखाई। 24 मार्च से संघर्ष प्रारंभ हुआ जो अगले 8 दिनों तक चलता रहा। तात्या टोपे की सेना भी रानी की सहायता के लिए पहुंच गई थी। झांसी के दक्षिणी द्वार के द्वारपालों ने गद्दारी की, जिसके कारण अंग्रेजी सेना नगर में घुस आई।
इसके बाद कंपनी की सेना एक स्थान के बाद दूसरा स्थान विजय करती हुई महल की ओर बढ़ने लगी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई 1000 सैनिकों को लेकर अंग्रेजी सेना पर टूट पड़ी। दोनों ओर से भीषण संग्राम होने लगा। रानी का इतना जबरदस्त हमला था कि अंग्रेज सेना को पीछे हटना पड़ा। उसी समय महारानी लक्ष्मीबाई को सूचना मिली कि सदर दरवाजे का रक्षक सरदार खुदाबख्श और तोपखाने का अफसर सरदार गुलाम गौस खान दोनों मारे गए। इसका अर्थ यह हुआ कि अब उत्तर की ओर का दरवाजा भी शत्रुओं के लिए खुल गया था। इससे रानी को गहरा धक्का लगा। रानी को यह आभास हो गया था कि अब अंग्रेजों से सीधी लड़ाई में जीतना संभव नहीं है, किंतु रानी ने हिम्मत नहीं हारी और निश्चय किया कि झांसी से बाहर निकलकर कालपी की ओर प्रस्थान किया जाए। अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को कमर में कसकर बांध लिया और सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर रानी निकल पड़ी। कालपी में नाना साहब के भतीजे राव साहब और सेनापति तात्या टोपे, बादा खां के नवाब, शाहगढ़ और बानपुर के राजा सहित अन्य क्रांतिकारी आगामी रणनीति के लिए उपस्थित थे, परंतु एकता के अभाव के कारण वे क्रांति में सफल नहीं हो सके। झांसी से कालपी तक 192 किलोमीटर की लंबी दूरी चलने के कारण रानी का घोड़ा भी मर गया था और रानी भी काफ़ी थक चुकी थी। दोस्तों, यहाँ पर 1857 की क्रांति सफल ना होने के पीछे सबसे बड़ी वजहों में से दो सबसे बड़ी वजह सामने निकल कर आती है कि इनका कोई नेतृत्व नहीं था और दूसरा इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम था ये बहुत ही कमज़ोर था, जिसके कारण आसानी से राजा मिलकर भी कुछ नहीं कर पाते थे। अब यहाँ पर कालपी के संग्राम की बात करते हैं तो कालपी से कुछ दूरी पर कच्छ गांव में रानी तथा हीरोज के मध्य भीषण संग्राम हुआ। रानी का साथ किसी अन्य राजा ने नहीं दिया, फिर भी रानी अपने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लड़ती रही। रानी की पराजय हुई। हीरोज ने कालपी पर आक्रमण किया। अपनी सेना को पुनर्गठित कर रानी फिर से युद्ध में कूद पड़ी, पर सैन्य अभाव के कारण रानी की हार हुई और रानी को कालपी छोड़कर भागना पड़ा। अब यहाँ पर रानी के मन में चल रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। काफ़ी उनके साथ तात्या टोपे आकर मिले। रणनीतियाँ बनी और उन्होंने प्लान बनाया कि जिस सिंधिया ने हमें धोखा दिया है और अंग्रेज़ों का साथ दिया है, हम उस गद्दार के साम्राज्य पर कब्जा कर लेंगे। ग्वालियर पर रानी का कब्जा। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने हिम्मत नहीं हारी। तात्या टोपे ने ग्वालियर के महाराजा सिंधिया की प्रजा और सेना को अपनी ओर मिला लिया। इस नई सेना को लेकर तात्या टोपे आगे बढ़े और रानी ने मिलकर सिंधिया से सहायता की अपील की, किंतु उसने सहायता के स्थान पर 1 जून 1858 को अपनी सेना तथा तात्या टोपे के साथ क्रांतिकारियों को कुचलने का प्रयास किया। जो तात्या टोपे के क्रांतिकारी थे और जो रानी की सेना थी, उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। सिंधिया की सेना तो पहले ही क्रांतिकारियों से मिल चुकी थी, अतः आसानी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे का ग्वालियर पर अधिकार हो गया। ग्वालियर की जनता ने क्रांतिकारियों का भव्य स्वागत किया, ठीक वैसे ही जैसे नेपोलियन का स्वागत हुआ था फ्रांस में। इस प्रकार ग्वालियर क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बन गया और आप 1857 के बाद जितनी भी क्रांतिकारियाँ देखेंगे तो आप पाएंगे कि ग्वालियर और उस तरफ का क्षेत्र, ग्वालियर हो, शिवपुरी हो, ये क्रांति का प्रमुख केंद्र बन गए थे। लक्ष्मीबाई तथा अंग्रेजी सेना के बीच ग्वालियर का संग्राम। ग्वालियर पर क्रांतिकारियों का कब्जा होने पर अंग्रेजों को चिंता हुई। उन्होंने ग्वालियर पर कब्जा करने के लिए योजना बनाई। महाराजा सिंधिया ने अपने अंग्रेजों का साथ दिया। रानी लक्ष्मीबाई तथा तात्या टोपे अपनी सेना को लेकर आगे बढ़े और कंपनी की सेना पर धावा बोल दिया। लक्ष्मीबाई के साथ उनकी 2 सहेलियां मंदरा और काशी घोड़े पर सवार होकर शस्त्र चला रही थी। अंग्रेज सेनापति जनरल स्मिथ रानी लक्ष्मीबाई का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ा। रानी लक्ष्मीबाई के प्रहार के आगे अंग्रेज सेना टिक न सकी और पराजय हुई। अंग्रेजों ने पुनः जनरल सिंधिया और हीरोज के नेतृत्व में 18 जून 1858 को ग्वालियर पर आक्रमण किया। यहाँ पर जनरल स्मिथ और हीरोज की दोनों संगठित सेना ने 18 जून 1858 को ग्वालियर पर आक्रमण किया, जहाँ पर पहले से ही रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे कब्जा कर चुके थे। रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक सामना किया। उनकी सहेली मंदरा गोली लगने से घोड़े से गिर गई और वीरगति को प्राप्त हुई।
अब हम ये देखते हैं कि कैसे रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान हुआ और वे वीर गति को प्राप्त हुई। महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान। ग्वालियर युद्ध के दौरान रानी ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। जब सेना में भगदड़ मच गई तो रानी अंग्रेजी सेना को चीरती हुई निकल गई। अंग्रेजों ने रानी का पीछा किया। अपनी तलवार से वार करती हुई रानी आगे बढ़ी। आगे चलकर एक नाले को पार करते हुए रानी का घोड़ा गिर पड़ा और रानी भी अपनी तलवार से दुश्मन को छाकती रही। रानी बुरी तरह घायल हो चुकी थी। उनके सर और छाती में गहरे घाव हो गए थे और खून भी बहने लगा था। रानी ने बेहोश होने से पहले उस गोरे को मार डाला जिसने रानी पर वार किया था। रानी के एक वफादार नौकर रामचंद्र राव तथा अंगरक्षक छोटे लाल उनके पास थे, जो रानी को उठाकर एक कुटिया में ले गए। वहां उनका शरीरांत हो गया। रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार रामचंद्र राव ने किया, किंतु डॉक्टर रामविलास शर्मा ने एक शोध में लिखा है कि रानी लक्ष्मीबाई का दाह संस्कार उनके अंगरक्षक छोटे लाल ने किया था। यहाँ पर यह कहा जाता है कि छोटे लाल और प्यारे लाल नाम के दो भाई उनके अंगरक्षक थे। तो प्यारे लाल युद्ध के दौरान मारे गए थे और जब छोटे लाल ने देखा कि रानी का देहांत हो चुका है तो उन्होंने एक कुटिया में ले जाकर उस कुटिया में आग लगा दी थी, जिससे उनका अंतिम संस्कार हो गया था। तो इस प्रकार से कई सारी थ्योरी यहाँ पर से निकल कर आती है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो ये थी कि रानी वीरतापूर्वक लड़ते हुए उनका देहांत हो चुका था। महारानी लक्ष्मीबाई का चरित्र तथा कार्यों का मूल्यांकन करते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई महान वीरांगना, अद्भुत साहसी, प्रतिभा संपन्न तथा देशभक्त महिला थी। रानी का व्यक्तिगत चरित्र उच्च कोटि का था। एक अंग्रेज विद्वान मेजर मेलकम ने रानी के चरित्र के विषय में 16 जून 1885 को गवर्नर जनरल के नाम एक सरकारी पत्र में लिखा था, रानी का चरित्र अत्यंत उच्च है और झांसी में हर मनुष्य उसे अत्यंत आदर की दृष्टि से देखता है। उस समय के इतिहास से यह सिद्ध होता है कि लक्ष्मीबाई वास्तव में अत्यंत सुचरित्र, योग्य, वीर और असाधारण बुद्धि की स्त्री थी। युद्ध विद्या में वह अत्यंत निपुण थी। उनके माता पिता बिठूर के पेशवा के दरबार में रहा करते थे। बिठूर के दरबार में लक्ष्मीबाई अत्यंत सर्वप्रिय थी। छोटी आयु में ही वे निशानेबाजी और शस्त्रों का उपयोग करने में अत्यंत निपुण हो गई थी। 7 वर्ष की अल्पावस्था में ही घोड़े की वह बड़ी दक्ष सवार बन गई थी। प्रायः नाना साहब और उनके भाइयों के साथ शिकार पर जाया करती थी। विश्व के इतिहास में कदाचित बिरले ही उदाहरण इस तरह की स्त्रियों के मिलेंगे जिन्होंने इतनी छोटी आयु में इस प्रकार शुद्ध जीवन व्यतीत करने के बाद लक्ष्मीबाई जैसी अलौकिक वीरता, असाधारण युद्ध कौशल के साथ किसी भी देश की स्वाधीनता के लिए युद्ध किया हो, अथवा इस प्रकार अपने आदर्श के लिए लड़ते लड़ते युद्ध के क्षेत्र में प्राण दिए हो। इतिहास लेखक विंसेंट स्मिथ यानी वी.ए. स्मिथ ने जो भारतीय आदर्शों या भारतीयों के मानव अधिकारों के अधिक पक्षपाती नहीं है, उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई को स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में सबसे अधिक योग्य नेता स्वीकार किया है। महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में स्वाधीनता की जो ज्योति जलाई, उससे प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता सेनानियों ने बुंदेलखंड में धूम मचाई। रानी लक्ष्मीबाई उनकी प्रेरणा की स्रोत तथा आदर्श थी। जब सुभाष चंद्र बोस हिंद फौज से जुड़े तो उन्होंने वहां पर भी झांसी ब्रिगेड रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर एक महिलाओं की ब्रिगेड बनाई थी, ताकि उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया जा सके और उन्हें बताया जा सके कि हमारी आज़ादी के लिए किन महिलाओं ने योगदान दिया है। अब इसके बाद हम इनके दत्तक पुत्र दामोदर राव को देखते हैं और ये पता करने का प्रयास करते हैं कि इनकी मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र दामोदर राव का क्या हुआ ये बताऊं, इससे पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। दोस्तों, मैंने एक बार घायल मूवी देखी थी सनी देओल की, जिसमें उनके पिता जो कि अमरीश पुरी होते हैं, वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मैंने और मेरे पूर्वजों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा है और सरकारी दफ्तर वाले हमें कितना घसीटते हैं, हमसे रिश्वत मांगते हैं और हमें कितना परेशान करते हैं। तब मुझे लगा कि यार ये सिर्फ पिक्चर में होता है, ऐसा कभी होता है क्या। लेकिन जब मैंने दामोदर राव को पढ़ा और जब इनके वंशजों के बारे में पढ़ा और उनकी वर्तमान स्थिति पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए।
मैंने सोचा कि क्या यह आज भी होता है। जिस रानी का नाम, जिसकी वीरता का परिचय प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, न जाने कितने ही प्रतिष्ठित लोग देते हैं, वे कभी उनकी स्थिति, उनका हाल पूछने के लिए उनका घर नहीं जाते। झांसी में कई बार रानी के नाम पर समारोह किया जाता है, पर उनके वंशजों को ही नहीं बुलाया जाता। ऐसी ही कई सारी कहानियाँ, कई सारी तकलीफ़ें हम इस वीडियो के इस भाग में जानेंगे, क्योंकि हम जानने वाले हैं रानी के वंशजों का क्या हुआ और वे आज कहाँ हैं। दामोदर राव, रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय में अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को अपने विश्वास पात्र सरदार रामचंद्र राव देशमुख को सौंप दिया था। इससे पहले जो जानकारी मैंने गूगल से आपके लिए बटोरी है, उसके हिसाब से कुछ बता देता हूँ। जो गंगाधर राव थे, वे मराठा साम्राज्य की ही एक शाखा नेवालकर के 5वें राजा थे और उनका जो पहला बच्चा था वो मर गया था। वो बीमारी में थे, जिसके कारण उन्हें यह कहा गया कि आप एक बच्चे को गोद ले लीजिए। तो उन्होंने अपने सौतेले भाई वासुदेव नेवालकर के पुत्र आनंद राव को गोद ले लिया था और उनका नाम दामोदर राव रखा गया था। और वासुदेव ने अपने पुत्र को ये सोचकर गोद दिया था कि ये एक राजा की तरह रहेगा, पर उनकी किस्मत में कुछ और ही था। रामचंद्र राव ने उसे लेकर चंदेरी बुंदेलखंड की ओर प्रस्थान कर गए। उस समय उनके पास 60 ऊँट तथा 22 घोड़े के साथ 60,000 रुपये थे। मार्ग बहुत असहनीय था। अंग्रेजों के डर के कारण रास्ते में इन लोगों की कोई मदद भी नहीं देता था। ईश्वर की अजीब लीला थी कि जिनके लिए महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण दिए, वे उसके पुत्र को भोजन तक नहीं दे रहे थे। रामचंद्र राव को लेकर ललितपुर जंगल में चले गए। उनको खुले आसमान में सोना पड़ता था। गर्मी के महीने में तेज धूप के कारण शरीर की त्वचा जल जाती थी। खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जंगली फल फूल खाने पड़ते थे। कुछ समय बाद वर्षा ऋतु आ गई और पूरे जंगल में बाढ़ की तरह पानी भर गया। ये दिन उन लोगों के लिए बहुत ही कष्टप्रद थे। बहुत ज़रूरत पड़ने पर समूह में से कोई एक व्यक्ति प्राण हथेलियों पर रखकर गांव जाता तथा ज़रूरत की वस्तुएं ले आता। इन लोगों का जीवन जानवरों से भी बदतर हो गया था। उन्हीं दिनों ईश्वर की कृपा से एक गांव का मुखिया बहुत अनुरोध करने पर लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो 500 रुपया हर महीने के साथ ही 9 घोड़े तथा 4 ऊँट देने के बदले इन 60 लोगों के लिए आवश्यक वस्तुएं, भोजन सामग्री तथा अंग्रेजों के बारे में जानकारी देता था। वर्षा के कारण एक साथ रहना इन 60 के लिए संभव नहीं था, जिसके कारण रघुनाथ सिंह के कहे अनुसार वे सब कई समूहों में रहने लगे और अलग अलग स्थान पर बढ़ गए। दामोदर राव के समूह में कुल 11 लोग थे जो उनकी देखरेख करते थे। कुछ दिनों के बाद दामोदर राव का समूह बेत्रावती नदी यानी कि बेतवा नदी के पास स्थित एक गुफा में रहने लगा। इस दौरान दामोदर राव हमेशा बीमारी से ग्रस्त थे, क्योंकि उनकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 साल रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं थी। धीरे धीरे सभी समूह के लोग जहाँ तहाँ बिखर गए। जहाँ आश्रय मिला, वे वहीं पहचान छिपाकर रहने लगी। गुफा में 2 वर्ष रहने के बाद पैसों की कमी होने लगी। फलस्वरूप गांव के मुखिया ने इन लोगों को कहीं और चले जाने को कहा। ये कहानी जो गांव की मुखिया की है, ठीक उसी तरह मुझे समझ में आती है जैसे जब गदर मूवी में सनी देओल अपनी बीवी और बच्चे को लेकर पाकिस्तान से भागकर वापस भारत आते हैं, तो रास्ते में उन्हें एक दोस्त की बीवी रहती है जो कहती है कि मैं आपकी मदद कर दूंगी, और वो धीरे धीरे सारे जेवर लेने लगती है अमीषा पटेल से, और जब जेवर ख़त्म हो जाते हैं तो वो कहती है कि अब हम आपकी मदद नहीं कर सकते, आप चले जाइए। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर मुखिया ने किया कि अब भैया इनके पास में रसद नहीं है, तो अब उसने यानी कि अब इनके पास में पैसा नहीं है, सामान नहीं है बेचने के लिए, तो उसने कहा कि भाई अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, अब अंग्रेज़ों को पता चल जाएगा, अब तुम यहाँ से चले जाओ। और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि इतने लोगों के लिए खाने की व्यवस्था करना भी केवल सिर्फ मुखिया के बस की बात तो नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह कहा कि आप सभी यहाँ से चले जाइए। जिसके बाद बचे हुए सभी 24 लोग ग्वालियर राज्य के सिपरी कोलार गांव में आश्रय लेने पहुंचे। इन सभी लोगों को राजद्रोही समझकर जेल भेज दिया गया तथा सारे बचे हुए ऊँट, घोड़े तथा अन्य संसाधनों को जब्त कर लिया गया।
जेल से छूटने के बाद कई दिनों तक पैदल चलने के पश्चात भी सब झालापतन पहुंचे, जहां पहले से ही समूह के कई लोग शरण लेकर रह रहे थे, जिनका संबंध झांसी की रानी से था। अगर अंग्रेजों को पता चलता कि इन लोगों का संबंध झांसी की रानी से है, तो स्वाभाविक है कि इन्हें सीधे तौर पर फांसी की सजा दे दी जाती। उन लोगों ने इन सभी लोगों की हर संभव मदद की तथा उन्हीं में से एक नन्हे खां, जो कि झांसी में रिसालदार थे। नन्हे खां महारानी की मृत्यु के पश्चात झालावाड़ पतन में आकर रहने लगे थे तथा एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर फ्लिंक के दफ्तर में काम करते थे। नन्हे खां ने दामोदर राव को मिस्टर फ्लिंक से मिलवाया तथा दामोदर राव के लिए पेंशन की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। मिस्टर फ्लिंक दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने इंदौर में अपने एक समकक्ष अधिकारी रिचर्ड शेक्सपियर को झांसी की महारानी के बेटे को पेंशन देने के लिए संदेश भेजा, जिसके जवाब में रिचर्ड ने कहा कि यदि दामोदर राव सरेंडर कर देंगे तो हम उनके पेंशन की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद कुछ दिनों तक झालावाड़ पतन में बंदी गृह में रहते समय झालावाड़ पतन राजस्थान के राजा पृथ्वी सिंह चौहान से दामोदर राव की मुलाकात हुई। यानी कि उन्होंने अंग्रेजों की इस बात को स्वीकार कर लिया था कि दामोदर राव अपने आप को अंग्रेजों के हवाले करेंगे और अंग्रेजों ने उन्हें झालावाड़ की जेल में ही बंद करके रखा था। यहाँ पर जब राजस्थान के राजा पृथ्वी सिंह की दामोदर राव से मुलाकात हुई तो पृथ्वी सिंह चौहान ने अंग्रेज अधिकारियों से सिफारिश पत्र भेजकर कहा कि ये लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र हैं, इनका संरक्षण किया जाए। उसके बाद झालावाड़ पतन से दामोदर राव अपने सहयोगियों के साथ इंदौर के लिए निकल पड़े। रास्ते में पैसों की कमी के कारण न चाहते हुए भी उन्हें अपनी मां लक्ष्मीबाई द्वारा दिए गए दोनों कंगन बेचने पड़े, जो उनकी आखिरी निशानी के तौर पर उनके पास थे। इंदौर पहुंचने पर दामोदर राव को 200 रुपया प्रति माह पेंशन मिलने लगी तथा साथ में वे केवल 7 लोगों को ही रखने की उन्हें अनुमति मिली। बड़े होने पर दामोदर राव का विवाह किया गया, किंतु कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी का निधन हो गया। इसके बाद एक सरदार बलवंत राव नाम था, जिनका उनकी बेटी से उनका दूसरा विवाह किया गया, जिससे उनका पुत्र लक्ष्मण राव हुआ और दामोदर राव उदासीन तथा कठिनाइयों भरा जीवन 28 मई 1906 को इंदौर में समाप्त हो गया। दामोदर राव अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और ये दुर्भाग्य ही कहें कि जहाँ पर वे एक अच्छा जीवन पहले ही अपने पिता और माता के साथ जी सकते थे, दत्तक पुत्र होने के बाद उनका जीवन और कठिनाइयों से भर गया। और दुख की बात यह है कि अपनी मृत्यु तक वे इसी बात के लिए संघर्ष करते रहे कि उन्हें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाए और आगे आने वाले वंशजों में भी उनके वंशज इस बात के लिए लड़ते रहे कि उन्हें रानी के दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। आज भी अगर आप झांसी में जाएंगे तो वहाँ पर के ज़्यादातर लोगों को आप इस गौरव में पाएंगे कि उस स्थान पर कभी एक ऐसी रानी हुआ करती थी जो एक वीर और साहसी रानी थी। यानी कि आप सिर्फ संबंध होने से अपने अंदर महानता के गुण को ले आते हैं, अपने अंदर गौरव की अनुभूति करने लगते हैं, लेकिन अगर कोई दत्तक पुत्र है तो आप उसे स्वीकार नहीं करते। क्या संबंध होने के लिए खून का रिश्ता होना जरूरी है? रानी जिनका पुत्र केवल 2 महीने में ही मर गया और रानी जिसने एक पुत्र को लंबे समय तक पाला पोसा, लाड़ किया, दुलार किया और जिन्होंने कभी उन्हें अपने दत्तक पुत्र के रूप में नहीं देखा और अपना वारिस माना, आज आने वाले समय में उनके साथ ही इस तरह का व्यवहार किया गया कि हमें सर में से छल्ली छल्ली कर देता है या फिर हमारे लिए बहुत ही बुरा है कि हमने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया। रानी लक्ष्मीबाई के जो दत्तक पुत्र थे दामोदर राव, उनकी मृत्यु 1906 में हो गई। उनके पुत्र लक्ष्मण राव थे और लक्ष्मण राव की मृत्यु भी 1959 में हो जाती है और इनका जन्म 1904 में हुआ था। लक्ष्मण राव के 2 पुत्र थे, दामोदर राव और लक्ष्मण राव के एक पुत्र थे, माफ़ कीजिएगा, जो लक्ष्मण राव थे इनकी माता का नाम था लेडी सिवरे, लेकिन ये अज्ञात महिला थी, ज़्यादा लोग इनके बारे में नहीं जानते और इनके पिता का नाम था दामोदर राव, जैसे कि हमने जानी। तो दामोदर राव
की मृत्यु हो गई थी 1906 में, और इनके पुत्र जो थे लक्ष्मण राव, वो भी लंबे समय तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि उन्हें उनकी संपत्ति वापस लौटा दी जाए, झांसी की धरोहरें उन्हें लौटा दी जाए और उन्हें झांसी के वारिस के रूप में समझा जाए, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र के रूप में देखा जाए। लक्ष्मण राव के दो पुत्र थे, कृष्ण राव और चंद्रकांत राव, जिन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीना था। वे कृष्ण राव इंदौर में एक साधारण से टाइपिस्ट के रूप में काम करते थे, और आने वाले समय में इनके नाम के साथ झांसी वाले को जोड़ दिया गया, यानी कि लक्ष्मण राव झांसी वाले, लक्ष्मण राव झांसी वाले, दामोदर राव झांसी वाले और कृष्ण राव झांसी वाले, चंद्रकांत राव झांसी वाले। तो जो लक्ष्मण राव थे उनके दो पुत्र थे, कृष्ण राव और चंद्रकांत राव। तो जो कृष्ण राव थे उनकी एक बेटी और इनके एक बेटा हुआ, और बेटा का नाम अरुण राव रखा गया। और अरुण राव के जो बेटे हैं वर्तमान में, योगेश राव, जो कि नागपुर में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है। और जब 2015 में झांसी महोत्सव का आयोजन किया गया तो विशेष अतिथि के रूप में इनके परिवार को बुलाया गया था। लेकिन जो लक्ष्मण राव के प्रपौत्र हैं योगेश राव, जो कि वर्तमान में नागपुर में इंजीनियर हैं, वो बताते हैं कि ये बहुत दुख की बात है कि हमारे जिन वंशजों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ा, आज उन्हीं के सम्मान के लिए हमें कभी बुलाया ही नहीं जाता। ये बहुत ही दुख की बात है, और ये दुख एक ऐसा दुख है कि आपके पास में पैसे भले ही ना हो, लेकिन अगर आपके पास में सम्मान हो तो आप एक बहुत ही अलग प्रकार के भाव के साथ, एक बहुत ही अलग प्रकार की फीलिंग के साथ जीते हैं। जब मुझे मालूम हुआ था कि मेरे परदादा ने एक मंदिर बनाने के लिए 8 एकड़ ज़मीन दान की, आज हमारे पास में एक बहुत छोटा सा घर है, लेकिन जब मैं उस मंदिर को देखता हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मेरे परदादा ने कितना बेहतरीन काम किया था। उसी तरह जब ये लोग देखते होंगे कि इनकी परदादी या फिर जो भी पूर्वज रही हो रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या किया, तो सोचिए इनके अंदर कितनी ज़्यादा गौरव की भावना होती होगी। लेकिन उतना ही दुख होता होगा कि उनके सम्मान के समारोह में इन्हें ही नहीं बुलाया जाता। इस तरह की बहुत सारी बातें, कुछ एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखकर और कुछ साधारण रूप में जो हमें जानना चाहिए था, वो हमने इस वीडियो में जानने का प्रयास किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता को सेलिब्रेट करना सही है, लेकिन फेलियर से लेसन सीखना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आप सफल होते हैं तो उसे सेलिब्रेट कीजिए, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हार जाते हैं तो उसका एनालिसिस करना ना भूलिए, क्योंकि सफलता से सीखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। असफलता से सीखकर ही आप आगे बढ़ सकते हैं, उसे इग्नोर करके आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मिलेंगे अपने ही किसी और वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार, जय हिंद।